वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। आपके साथ मैं हूं शिवानी मिश्रा। बहुत स्वागत है आप सभी का गोवा महाराष्ट्र के इस खास बुलेटिन में। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। सूत्रों के हवाले से महाराष्ट्र से बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी और मनसे का गठबंधन हो सकता है। 14 जून को गठबंधन कर सकती हैं दोनों पार्टियां। 5 जून को अयोध्या जाएंगे राज ठाकरे और 6 जून को लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। और वहीं 14 जून को गठबंधन का ऐलान हो सकता है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं महाराष्ट्र से। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी और मनसे का गठबंधन हो सकता है। जानकारी दे दें, 14 जून को दोनों पार्टियां आपस में गठबंधन कर सकती हैं और 5 जून को राज ठाकरे अयोध्या जाने वाले हैं और 6 जून को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी वो मुलाकात करेंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि 14 जून को गठबंधन का ऐलान किया जा सकता है। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है महाराष्ट्र से, जहां भारतीय जनता पार्टी और मनसे का गठबंधन हो सकता है। वहीं 14 जून को गठबंधन कर सकती हैं दोनों पार्टियां। जानकारी ये भी मिल रही है कि 5 जून को अयोध्या जाएंगे राज ठाकरे और इसके बाद 6 जून को लखनऊ में योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे और 14 जून को गठबंधन का ऐलान भी हो सकता है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजन मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। राजन, भारतीय जनता पार्टी और मनसे का गठबंधन हो सकता है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। क्या कुछ ज्यादा अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए शिवानी, निश्चित तौर पर 14 जून को महाराष्ट्र में एक बड़ी खबर आ सकती है। और क्योंकि कल से ये कयास लगाया जा रहा है कि एमएनएस और बीजेपी का जो गठबंधन है वो 14 जून को आधिकारिक जो है इसकी घोषणा हो सकती है। क्योंकि हमने देखा है पिछले कई दिनों से जो राज ठाकरे हैं और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात हुई, नितिन गडकरी की मुलाकात हो चुकी है जी। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं चंद्रकांत पाटिल, उनकी और राज ठाकरे की एक लंबी बातचीत हुई और कहा यह जा रहा है कि राष्ट्र आरएसएस की तरफ से भी जो है एक हरी झंडी मिल गई है। और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि 14 जून को जो है इसकी एक आधिकारिक घोषणा हो सकती है। बिल्कुल राजन, जानकारी ये भी मिल रही है कि 6 जून को लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से भी राज ठाकरे मुलाकात कर सकते हैं। कितना अहम हो सकता है उनका ये मुलाकात? बिल्कुल, देखिए लाउड स्पीकर के मुद्दे को लेकर जो राज ठाकरे उन्होंने बाकायदा योगी आदित्यनाथ का तारीफ भी किया। और जो राज ठाकरे वो 5 जून को अयोध्या जाएंगे और बाकायदा 6 जून को जो है वो यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ उनसे मुलाकात करेंगे। और उसके बाद जो है 14 जून को एक आधिकारिक घोषणा हो सकती है कि एमएनएस और बीजेपी की जो है अलायंस हो सकता है। हालांकि एमएनएस के जो प्रवक्ता हैं हेमंत कांबले, उनसे जब हमने आज बातचीत किया तो उनका ये साफ तौर पर उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है ऑफिशियली। हालांकि जो मनसे के जो कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी के जो कुछ लोग हैं, उनसे ये जानकारी मिल रही है, सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि 14 जून को महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आ सकती है कि बीजेपी और एमएनएस का गठबंधन देखने को देश को मिल सकता है। बिल्कुल राजन, और 14 जून को गठबंधन कर सकती हैं दोनों पार्टियां और इसी दिन ऐलान भी होगा कि उनका गठबंधन होगा कि नहीं। ऐसे में विपक्ष की ओर से क्या कुछ रिएक्शन सामने आया है अभी तक? बिल्कुल, देखिए ये कांग्रेस की तरफ से ये मतलब कहा जा रहा था कि बीएमसी चुनाव होने इस साल और बीएमसी चुनाव को देखते हुए बीजेपी और एमएनएस जो है वो गठबंधन कर रही है। और जिस तरीके से बीजेपी जो है महाराष्ट्र सहित देश की जनता को गुमराह कर रही है लाउड स्पीकर के मुद्दे को लेकर, धर्म के मुद्दे को लेकर, और ऐसे में राज ठाकरे उनके साथ गठबंधन कर रहे हैं, तो ऐसे में बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन सही मायने में ये है कि इससे अगर किसी को नुकसान होगा तो वो शिवसेना को नुकसान होगा। बिल्कुल राजन, नजरें बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और वहीं औरंगाबाद पुलिस ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे की रैली को अनुमति दे दी है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि 1 मई को खाड़केश्वर इलाके में होने वाली रैली को शाम 6 बजे रात 10 बजे तक परमिशन मिल गई है। और साथ ही रैली में किसी भी प्रकार का हथियार या फिर विस्फोटक लाने के लिए मनाही कर दिया गया है। और वहीं राज ठाकरे की रैली को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है। 1 मई को सभा के दौरान सांस्कृतिक मॉडल ग्राउंड को छावनी में तब्दील कर दिया जाएगा। और इस दौरान 5 डीसीपी, 14 एसपी और 35 पुलिस निरीक्षकों सहित हजारों पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। सांगतोय, आत्ता सांगतोय,
ज्या मशिदीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा। और इसी बीच बड़ी खबर मुंबई से, जहां शिवसेना सांसद भावना गवली को ईडी का समन मिला है। 5 मई को ईडी के सामने पेश होगा। 3 बार पहले भी ईडी उन्हें समन भेज चुकी है और एक बार फिर हाजिर नहीं हुई भावना गवली, और शिवसेना सांसद भावना गवली को ईडी ने समन भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक भावना गवली को 5 मई को हाजिर होने के लिए कहा गया था, और अगर वो उस दिन हाजिर नहीं होती हैं तो ईडी एनबीडब्ल्यू के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। और उसके बारे में आपको जानकारी दे दें कि पहले ईडी ने 3 बार उन्हें समन भेजा था, लेकिन भावना गवली एक बार भी हाजिर नहीं हुई है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजन मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजन, शिवसेना सांसद भावना गवली को ईडी का समन मिला, हालांकि 5 मई को ईडी के सामने उन्हें पेश होना है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए शिवानी, शिवसेना की सांसद हैं भावना गवली, इनको जो है बाकायदा ईडी ने समन भेजा है और ये जानकारी मिल रही है कि 5 मई तक पेश होने के लिए ईडी ने कहा है भावना गवली को जी। और आपको बता दूं कि पहले भी ईडी ने 3 बार जो है इन्हें समन भेजा है, लेकिन भावना गवली एक बार भी हाजिर नहीं हुई जांच के लिए। और ये जानकारी मिल रही है कि अगर वो हाजिर नहीं होती है तो उनके ऊपर जो है एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। बिल्कुल राजन, जानकारी ये भी मिल रही है कि भावना गवली को 5 मई को हाजिर होने के लिए कहा गया है। ऐसे में ईडी की तरफ से क्या कुछ सामने आ सकता है? बिल्कुल, देखिए क्योंकि ईडी ने अब उन्हें समन भेजा है, 5 मई को हाजिर होने के लिए कहा है, और ऐसे में जो जानकारी मिल रही कि पहले भी उनको 3 बार समन भेजा था, लेकिन वो पूछताछ के लिए, जांच के लिए सामने नहीं आई, और अब एक बार उन्हें फिर मौका दिया गया है 5 मई तक का। तो 5 मई का जो ये डेडलाइन है ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा भावना गवली के लिए। बिल्कुल राजन, और जानकारी ये भी है कि अगर भावना गवली हाजिर नहीं होती हैं तो ईडी एनबीडब्ल्यू के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। क्या कुछ ज्यादा जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए ईडी के जो अधिकारी हैं उनका ये कहना था कि हमने बाकायदा 3 बार जो है उन्हें समन भेजा, उसके बावजूद भी वो पेश नहीं हुई है, तो उन्हें एक बार ये आखिरी मौका दिया जा रहा है 5 मई तक का। अगर ऐसे में 5 मई तक भावना गवली नहीं आती है तो ईडी का अपना एक अलग कानून है एनबीडब्ल्यू, इसके तहत कोर्ट जाएगी ईडी, और उसके बाद जो है आगे की जांच होगी, और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है भावना गवली के ऊपर। चूंकि देखिए ईडी ने 3 बार उन्हें समन भेज दिया है, ऐसे में एक बार फिर से उन्हें समन भेजा गया है। क्या लगता है, भावना गवली की मुश्किलें बढ़ सकती है या फिर उन्हें कुछ राहत मिलेगी? इसके लिए हमें 5 मई तक का इंतजार करना होगा। अगर वो 5 मई तक अगर ईडी ने जिस तरीके से समन भेजा, अगर वो ईडी से मिलती हैं, वहां पर अगर जांच में सहयोग करती हैं तो उनकी मुश्किलें कम हो सकती है। लेकिन अगर इस बार भी अगर 5 मई को वो ईडी के सामने पेश नहीं होती हैं तो जाहिर बात है कि उनकी मुश्किलें जो है वो बढ़ेगी। ठीक है राजन, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और वहीं मुंबई से एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। राणा दंपति को आज कोर्ट से राहत नहीं मिली है। राणा दंपति की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। सेशन कोर्ट में ये सुनवाई टली है और अब जमानत याचिका पर कल सुनवाई होगी। तो बड़ी जानकारी मुंबई से, जहां राणा दंपति को आज कोर्ट से राहत नहीं मिली है। हालांकि सबकी नजरें टिकी हुई थी कि आज उन्हें राहत मिल सकती है या फिर उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राणा दंपति की जमानत याचिका पर सुनवाई हालांकि टाल दी गई है और सेशन कोर्ट में ये सुनवाई चली है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि अब जमानत याचिका पर कल सुनवाई होगी। मुंबई से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राणा दंपति को आज कोर्ट से राहत नहीं मिली है। राणा दंपति की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी गई है। जानकारी दे दें कि सेशन कोर्ट में ये सुनवाई टली है और अब जमानत याचिका पर कल सुनवाई हो सकती है। तो बड़ी जानकारी मुंबई से आपको दे रहे हैं। राणा दंपति को आज कोर्ट से राहत नहीं मिली है। हालांकि सबकी नजरें टिकी हुई थी इस मामले को लेकर कि आज राणा दंपति को राहत मिल सकती है या फिर उनकी मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आएंगी।
और राणा दंपति की जमानत याचिका पर हालांकि सुनवाई फिलहाल टाल दी गई है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि सेशन कोर्ट में ये सुनवाई चली है। और वक्त यहां पर एक छोटी सी ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पिंपरी चिंचवड शहर में पिछले कई महीनों से जल की किल्लत से लोग खासे परेशान हैं। जल आपूर्ति के खिलाफ कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना की ओर से कई बार आंदोलन भी किया गया है। जल आपूर्ति के लिए सभी ने प्रशासन को ही जिम्मेदार ठहराया है। प्रशासन की ओर से जल को बांटने का नियोजन में कमी पाई गई है और इसका अनुभव आज पिंपरी नगर पालिका के कार्यालय में देखने को मिला है। आज मनपा के आयुक्त के कार्यालय में हाथ धोने के लिए भी पानी नहीं था और जिसके बाद से टैंकर से पानी मंगवाया गया। तो महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड से आपको खबर बता रहे हैं, जहां जल आपूर्ति के लिए प्रशासन को लोग जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। नगर पालिका कार्यालय में भी पानी की कमी दर्ज की गई है और कार्यालय में टैंकर से पानी मंगवाया गया है। और वहीं पुणे में मानपा द्वारा बनाए गए स्विमिंग पूल का पिछले 6 से 7 सालों से किराया बकाया सामने आया है। करीब 3 करोड़ से अधिक रकम बकाया है और बकाया होने वाले स्विमिंग पूलों पर मानपा के क्रीड़ा विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। बकाया वाले स्विमिंग पूल को सील करने का भी काम जारी है। हालांकि पुणे मनपा द्वारा बनाए गए 34 स्विमिंग पूल में केवल 16 स्विमिंग पूल फिलहाल शुरू है और वहीं शहर के विभिन्न परिसरों में नागरिकों को स्विमिंग पूल की सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए मनपा की ओर से स्विमिंग पूल का निर्माण किया गया है और इस स्विमिंग पूल को टेंडर प्रक्रिया करते हुए चलाने दिया गया है। बकायेदारों को बकाया जल्द जमा करने हेतु नोटिस भी दिए गए हैं और कुछ स्विमिंग पूल को सील कर दिया गया है। और वहीं जल्द ही आने वाले रमजान और ईद और साथ ही अक्षय तृतीया जैसे त्योहार नासिक में शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो, इसके लिए नासिक पुलिस अभी से ही तैयारियां तेज कर रही है। नासिक शहर के सातपुर पुलिस स्टेशन क्षेत्र में पुलिस कमिश्नर जयंत नाइकवरे ने आदेश दिया है। सातपुर पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर महेंद्र चौहान ने सीतापुर पुलिस और साथ ही नासिक पुलिस कमिश्नर के स्पेशल फोर्स की टुकड़ी समेत सातपुर क्षेत्र में रूट मार्च संपन्न किया है। नासिक पुलिस ने लोगों से शांतिपूर्वक माहौल बनाए रखने के लिए अपील भी की है। और वहीं महाराष्ट्र के नासिक समेत राज्य के अन्य 20 नगर निगम, जिला पंचायत और पंचायत समिति के चुनावी पटाखे दिवाली के बाद से ही फूटने की आशंका जताई जा रही है। ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर 25 अप्रैल को सुनवाई होनी थी, जो अब 4 मई को होनी है। राज्य में होने वाले चुनाव के संदर्भ में राज्य चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है और कहा है कि बारिश के मौसम में चुनाव कराने में दिक्कतें आती हैं। इन सभी चुनाव को एक बार में कराना संभव नहीं है। आयोग ने यह भी कहा है कि इसे 2 से 3 चरणों में ही करना होगा और इसलिए 4 मई को भले ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो, लेकिन चुनाव जून और जुलाई में या फिर मानसून में पहले होने की संभावना नहीं है। दिवाली के बाद इस चुनाव के पटाखे फूटने की आशंका जताई जा रही है। और वहीं पुणे के ससून हॉस्पिटल में अत्याधुनिक शवगृह बनाया गया है। इसे बीजे मेडिकल कॉलेज के न्याय वैद्य के विज्ञान विभाग की नई इमारत में शिफ्ट किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया जल्द पूरी होगी और ससून हॉस्पिटल के एक परिसर में 11 मंजिला इमारत में मेडिकल सेवा को शुरू कर दी गई है और इस इमारत के सामने ही शवगृह है और इसे नए इमारत में शिफ्ट किया जाएगा। न्याय वैद्यकीय विभाग की इमारत बनकर तैयार हो गई है और इसके अंदरूनी हिस्से का अधिकांश काम भी पूरा हो चुका है। फिलहाल चल रही कुछ तकनीकी प्रक्रिया के बाद से ये विभाग जल्द ही नई जगह पर शिफ्ट हो जाएगा। न्याय वैद्यकीय विज्ञान विभाग की इमारत बनकर तैयार है और इसके अंदरूनी हिस्से का अधिकांश काम हालांकि पूरा हो चुका है और फिलहाल चल रही है कुछ तकनीकी प्रक्रिया के बाद से ये विभाग जल्द ही नई जगह पर शिफ्ट होने वाला है। ये जानकारी विभाग के प्रमुख नरेंद्र झंझाड़ ने दी है। राज्य के सर्वाधिक पोस्टमार्टम ससून हॉस्पिटल के शवगृह में होता है और हर साल होने वाली पोस्टमार्टम की संख्या
7,000 तक पहुंच गई है। देश का सबसे अधिक पोस्टमार्टम होने वाले केंद्रों में से ये एक प्रमुख केंद्र है और ऐसे में 50 वर्षीय का ये विचार करके इसमें इमारत का निर्माण कराया गया है। और वहीं महाराष्ट्र में भीषण गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। वहीं दूसरी ओर पुणे में तेज बरसात के साथ ओलावृष्टि हुई है, जहां लोगों को गर्मी से अब राहत मिली है। तो महाराष्ट्र के पुणे से आपको खबर बता रहे हैं, जहां तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई है, जिससे लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है। और वहीं नासिक शहर के लेखा नगर क्षेत्र में चलते बाइक पर अचानक गुलमोहर का पेड़ गिरने से गाड़ी पर सवार एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई और वहीं दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घायल को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया और घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो महाराष्ट्र के नासिक से आपको खबर बता रहे हैं, जहां एक युवक पर पेड़ गिरने से उसकी मौके पर मौत हो गई। हालांकि दूसरा व्यक्ति इस दौरान घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और वहीं एक्टर सलीम घोष का 70 साल की आयु में निधन हो गया है। चेन्नई में जन्मे वो एक प्रसिद्ध भारतीय फिल्म, टेलीविजन और थिएटर अभिनेता, थिएटर निर्देशक और एक बेहतर कलाकार थे। वो सभी भाषाओं, टीवी शो और डबिंग कलाकार के रूप में कई फिल्मों में हिस्सा रहे हैं। और दिवंगत अभिनेता ये जो है जिंदगी, सुबह, भारत एक खोज, साथ ही एक्स जोन और संविधान जैसे टीवी शोज का भी हिस्सा रह चुके हैं। उन्हें श्याम बेनेगल की टीवी सीरीज भारत एक खोज में रामकृष्ण टीपू सुल्तान की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। कई सारी फिल्मों में अपने अभियान से एक अलग पहचान बनाने वाले अभिनेता सलीम घोष को हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया। और वहीं जानकारी के मुताबिक सलीम घोष की पत्नी अनीता सलीम घोष ने उनकी मौत की पुष्टि करते हुए कहा कि देर रात तक वो बिल्कुल ठीक लग रहे थे। उन्होंने अपने सारे काम भी निपटाए और फिर खाना भी खाया था, लेकिन फिर उन्हें अचानक कुछ असहज महसूस हुआ तो उन्हें फौरन मुंबई के अंधेरी स्थित कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। बताया गया है कि हार्ट अटैक की वजह से उनकी मृत्यु हुई है। और वहीं पुणे में सतारा रोड पे पद्मावती के पास शंकर महाराज ब्रिज से उतरते समय एसटी बस का ब्रेक फेल हो गया। बेकाबू बस ने 7 लोगों को कुचला और जिससे एक की मौके पर ही मौत हो गई। सतारा से सुबह निकली एसटी पुणा स्वारगेट आ रही थी और एसटी ड्राइवर संतोष हंद्रे को जब ये पता चला कि ब्रेक फेल हुआ है तो उन्होंने बहुत कोशिशें की, लेकिन फिर भी इसमें 7 सवार जो लोग थे, बस ने उन्हें टक्कर मारी और सभी को ससून अस्पताल में हालांकि इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है, लेकिन उसमें से एक की मौत हो गई है। तो महाराष्ट्र के पुणे से आपको खबर बता रहे हैं, जहां बेकाबू बस ने 7 लोगों को कुचला है, जिसमें से एक युवक की हादसे में मौत हो गई है। हालांकि कुछ लोग इस दौरान गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। और वहीं पुणे के सोलापुर रोड पर सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग जख्मी हुए हैं और वहीं घायलों का अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि तेज रफ्तार 2 ट्रकें और कार आमने सामने टकरा गई, जिससे यह भीषण हादसा हुआ है। तो महाराष्ट्र के पुणे से आपको खबर बता रहे हैं, जहां सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि इस दौरान कई लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। जानकारी दे दें, 2 कारों की आमने सामने टक्कर हो गई थी, जिसके बाद यह हादसा हुआ।
तो महाराष्ट्र के पुणे से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां 2 कार आमने सामने भिड़ गई। इस दौरान 3 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग इस दौरान घायल भी हुए हैं। आपको जानकारी दे दें कि जो घायल व्यक्ति हैं उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। और वहीं धुले पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है और वहीं आरोपियों के कब्जे से 89 तलवारें और एक छुरी भी मिली है। आपको ये भी बता दें कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक स्कॉर्पियो गाड़ी को भी रोका। इस दौरान गाड़ी से 79 तलवारें बरामद हुई हैं और वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। धुले पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 89 तलवारें और साथ ही एक छुरी भी बरामद की है और वहीं पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक स्कॉर्पियो गाड़ी को भी रोका और इस दौरान गाड़ी से 89 तलवारें बरामद हुई हैं। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पुलिस के हाथ ये बड़ी कामयाबी लगी है। 4 शातिर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही 89 तलवारें और एक छुरी भी इस दौरान पुलिस ने बरामद की है। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।